तो वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टीआरई 3 के 6 क्वेश्चन किए थे मैथ के प्रीवियस ईयर के। अभी हम क्वेश्चन 7 से आगे बढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। इसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, पहले सवाल समझो। सवाल क्या कहना चाहता है? सवाल कहना यह चाहता है कि एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, और हमें बताना इसका व्यास क्या होगा। व्यास जो होता है वो ये होता है त्रिज्या का दोगुना। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर। डी क्या होता है? 2r, यानी कि आर्म कहते हैं त्रिज्या को, रेडियस कहते हैं, उसका डबल जो होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, डायमीटर, ये आपको पता होगा पहले से ही। तो इसका क्या कह रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी इस व्यास की, हमें ये पता करनी है। ये लंबाई, इस व्यास की लंबाई हमें पता करनी है। ठीक है, और दिया क्या क्या है क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है कि ये जो है लंबाई, जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इस वृत्त का, ये किसके किसके बराबर है? 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ा जाता है इसमें? 36 सेंटीमीटर 36 पाई मीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बता रखा है यहाँ पे ये। तो उसका जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है 36 पाई मीटर स्क्वायर। यह है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब बनेगा इसका क्षेत्रफल। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में और हमसे पूछा है डी की वैल्यू क्या बतानी है। ठीक है, तो हम करते हैं कोशिश इसे सॉल्व करने की। कोशिश क्या, इसे सॉल्व करके ही रहेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं क्या करते हैं शुरू। 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्या बता रखा है हमें? 36 पाई। ठीक है, हमें आर का दे रखी है यहाँ पे 8, तो पाई की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस में 36 पाई। सॉरी, मैंने 8 लिखा ही नहीं। अच्छा, इसी को 8 बना सकता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, और 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, 64 प्लस 36 पाई। जब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 पाई। तो ये जो क्षेत्रफल है किसका? ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा, लेकिन मैं नीचे एक नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखूंगा। हमने क्या निकाला? ये क्षेत्रफल जो 100 पाई आया है, ये इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर आया है, जो कि है इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम? ये जो हमें दे रखा है क्षेत्रफल पूरे वृत्त का, इसके इक्वल में हम इसके क्या नाम है क्षेत्रफल रख देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या निकाली हमने? ये निकाली हमने 100, सॉरी, हमने निकाला 100 पाई। अब दोनों तरफ से जो है इसको लिखते हैं। यहाँ पे आर हमें पता नहीं है, दोनों तरफ से पाई से पाई कैंसिल। जो आर स्क्वायर है, अब कितना बचा? 100। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या लगेगा? रूट लगेगा। आर इक्वल टू अंडर रूट 100। रूट को अगर खोलेंगे तो आर स्क्वायर अंडर रूट 10 इंटू 10।
आर की पावर वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि त्रिज्या जो है उस वृत्त की जो हमें शुरू में बताई गई थी उसकी त्रिज्या तो है कितनी 10, लेकिन हमें पूछी त्रिज्या थोड़ी, हमसे पूछी है त्रिज्या होती है आधी, यहाँ तक ये 10 है तो पूरी कितनी होगी 20 होगी। वैसे तो हमें मिल गया आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ डी क्या होता है 2r होता है। त्रिज्या हमें पता चली कितनी है, त्रिज्या है 10, 10 दूनी 20, तो हमें डी कितना मिला, डी मिला 20, यानी कि डायमीटर कितना है 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 आज का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गणित में एक पद्धति होती है पहचान, उससे कैसे लिखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, और हमें कहा गया था कि इसको भाग करना है इससे। ठीक है, तो हम इससे भाग करके देखते हैं, यानी कि हम इस वैल्यू से भाग करेंगे, अब इसको इस वैल्यू को भाग करेंगे इससे ए प्लस बी प्लस सी से, करते हैं क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है ए प्लस बी प्लस सी से। अब यहाँ हम देखेंगे कि ऊपर भी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों में है, लेकिन माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी इसमें। ठीक है, बाकी सब में प्लस प्लस है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कह रहा है कि हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः, यानी कि हिंदी के लिए पूर्णांक 120, अंग्रेजी के लिए पूर्णांक 140 और गणित के लिए पूर्णांक है 100। एक छात्र इन विषयों में क्या क्या लाता है, हिंदी में लाता है 40% पहले वाला, हिंदी में 40%, अंग्रेजी में लाता है 55% और गणित में लाता है 45%। वह क्या करता है विज्ञान विषय में, जिसका पूर्णांक जो है 180 है, उसमें कितने अंक प्राप्त करें कि सभी चारों विषय में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशत कितनी हो 60% हो, मतलब उसको पूरे में से 60% पूरा करने हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के तो नंबर बताए, लेकिन चौथे का नंबर नहीं बताया, हमें चौथे का नंबर निकालना है। तो पहले सारे सब्जेक्ट लिखते हैं। हमारे पास क्या है हिंदी, दूसरा क्या है इंग्लिश, अंग्रेजी, तीसरा क्या है गणित, चौथा हमें दे रखा है क्वेश्चन विज्ञान, सॉरी सब्जेक्ट है विज्ञान। इसका जो टोटल नंबर मार्क्स है वो 120 टोटल मार्क्स, EM लिख रहा हूँ मैं, टोटल मार्क्स 120 का है। इसका है कितना 140, इसका कितना है 100, गणित का है 100 नंबर का पेपर है, और जो साइंस है वो है 180 नंबर का पेपर। ठीक है, टोटल कितने हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 540। ठीक है, 540 का हो जाएगा, टोटल मार्क्स 540 है। और इसने क्या करा है कि चारों विषय में प्राप्तांक का संयुक्त प्रतिशत 60% होना चाहिए। नंबर कितना लाना है 60%, यानी कि इस टोटल का 60% लाना है।
कैसे निकालेंगे, यानी कि 540 का 60% कितना होगा, 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2 32, यानी कि इसके पास टोटल नंबर इतनी बननी चाहिए 324, लेकिन बनी कितनी वो चेक करते हैं। ठीक है, पहले सब्जेक्ट में वो लाता है 40%, 120 का 40%, दूसरे सब्जेक्ट में लाता हूँ 55%, यानी कि 140 का 55%, तीसरे में लाता हूँ 45%, 100 का क्या 45%। ठीक है, अगर हम इसका परसेंटेज के हिसाब से नंबर निकालें तो क्या होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 12 चौके चांदनी, 8 4 एकम 4, 48 नंबर इसमें मिले इसको। 1 0 से 1 0 गया, और 55 में गुणा करेंगे 14 से, 55 मल्टीप्लाई 14, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, एक को करेंगे 55 से तो क्या आएगा 55 आएगा, ये नंबर आएगा 77 0, और यहाँ पे एक 0 है इसलिए दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या जाएगा 77। तीसरे में क्या 100 में से 45 यानी कि 45। चौथे का नहीं बताया, हमें इसका नंबर ही निकालना है। ये कैसे आएगा, टोटल 60% कितना है हमें पता है, टोटल बाकी तीन सब्जेक्ट में कितना हमें पता है, 3 सब्जेक्ट का टोटल करेंगे। ठीक है, और उसको इससे घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा इस साइंस का कितना नंबर चाहिए इसमें, ताकि कुल मिलाकर 60% हो जाए। तो इनको जोड़ेंगे 48, 77 और 45, ये मिलाकर होगा कितना 170। लेकिन क्या 170 नंबर चाहिए थे इसको, नहीं, इसको चाहिए थे 324। तो कितने का फ़र्क है, 324 में से 170 को माइनस करेंगे, 324 माइनस 170 घटाएंगे, ये 4 आएगा, 2 में से 7 जाएगा नहीं, 2 आया यहाँ पे, 7 8 9 10 11 12 5, 2 में से गया 154। ठीक है, तो 154 नंबर चाहिए इसमें, किसमें इसको साइंस में, सॉरी मैंने 150 लिख दिया, साइंस में चाहिए इसको 154 नंबर 154, और यही है हमारा आंसर कि साइंस में कितने नंबर लाए ताकि इसका 60% मार्क्स बन जाए। ठीक है, तो आंसर नंबर सी ये हमारा सही आंसर है, सॉरी रेड से लगाता हूँ मैं, सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर, उसका परिमाप है 26 सेंटीमीटर, इसकी बताओ लंबाई। ठीक है, हम सबसे पहले बनाते हैं एक आयत, इसके आमने सामने की भुजा होती है बराबर, और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, और सामने सामने की भुजा होती हैं एक दूसरे के समांतर। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल क्या बताया है 30, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये कितनी बता रखी है 30, यानी कि ऐसे दो नंबर जिसको गुना करके क्या है 30। तो इसका परिमाप क्या बताया हुआ है, परिमाप बताया है क्या 2 गुना L प्लस बी, यही होता है परिमाप, आयत का परिमाप। ये होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना दे रखा है 26। अगर यहाँ एल प्लस बी देखें, दो यहाँ पे गुणा में, यहाँ जाके भाग में जाएगा, तो एल प्लस बी बराबर 26/2, यानी कि एल प्लस बी बराबर कटेगा कितने पे 13 पे, 13, एल प्लस बी बराबर 13, यानी कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसे गुना करने पर तो वो 30 आ जाए, और उन दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या आ जाए 13 आ जाए। तो हम ये चेक करते हैं कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 30 और 13 कैसे कैसे बनते हैं, पहले गुना करने के देख लेते हैं। 30 कैसे कैसे बनते हैं, 30 बनेगा 10 गुना 3, 30 बन सकता है ना, और क्या नाम है 6 पंजे 30 बन सकता है, 6 गुना 5 30, 5 6 30 बन सकता है। और कैसे कैसे 3 30 बन सकता है, बस दो ही नंबर चाहिए हमें। तो अब इन दोनों में से ये चेक करते हैं किनको जोड़ने पर 13 बन रहा है, 6 5 11 बन रहा है, जोड़ेंगे तो 11 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 10 3 13 ये आंसर हो सकता है, यानी कि हम लंबाई 10 गुना 3 करेंगे तो बनेगा 30, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं 10 गुना 3 30, और 10 प्लस 3 बराबर 13, यानी कि ये 10 और 13 जो है, 10 और 3 जो है ये सेट बन गया,
और जो है हमें क्या बतानी है, हमें लंबाई बतानी है। लंबाई क्या होती है, लंबी वाली भुजा। लंबी वाली भुजा कितनी है, 10। 10 और 13 में कौन सी भुजा लंबी है, 10। तो इसे हम मानेंगे लंबाई, दूसरे वाले को मानेंगे चौड़ाई। हमारा आंसर नंबर बी। हमें पूछा था लंबाई कौन सी है, कितनी है, तो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आंसर देख लो सही से। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा से प्रैक्टिस करना, दोबारा वीडियो देखना, और फिर अगर समझ ना आए तो फिर भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी ए और बी मिलकर y दिन में पूरा करते हैं, तो क्या नहीं बताना है हमें x बटे y का मान क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं सही तरीके से, क्या क्या पूछा है वो हम बाद में लिखेंगे। ये किसी काम को 15 दिन में करता है। अब देखो मैं एक स्ट्रक्चर तरीके से लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो है ए बी सी डी, तीन ही लोग हैं, ए बी और तीसरे में क्या बताया, ए बी। पहले में ए बताया, दूसरे में बी, तीसरे में बताया ए बी। मैं लिख रहा हूँ ए बी, नहीं सॉरी बी सी है तीसरे में, बी सी, बी प्लस सी। ठीक है, ये जो काम कर रहा है उसका जो टाइम ले रहा है, टी फॉर टाइम, कितना टाइम ले रहा है, 15 दिन। ये मैं डे लिख देता हूँ, डी फॉर डे। डी भी किसी टाइम ही है। बी कितना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है 8 दिन, 8 दिन लेता है। बी प्लस सी कितना दिन ले रहा है, 4 दिन लेते हैं, ये लेते हैं 4 दिन। अब क्या करते हैं, इनका हमें पता करना है एलसीएम कितना आएगा। 15, 8 और 4 का एलसीएम आएगा कितना, 120। जब हम 15 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 8। 8 को 120 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 15। और 4 को 120 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30। ये क्या आया, ये इसकी है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। ई फॉर एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ये है टोटल वर्क, कार्य, कुल कार्य, पूरा जो काम हमें करना है खत्म। ठीक है, और ये इनकी ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, और ये ए प्लस सी की क्षमता। क्षमता मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है इस पूरे काम का। पूरे में से एक दिन में वो 8 काम करेगा, और अगर उसने 8 काम डेली लगातार किए तो 15 दिन में उसे ख़त्म कर देगा। समझ गए बात, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इसको एक तरीके से अच्छे से सेट कर लिया। सेम इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कि बी जो है किसी काम को करने की क्षमता उसकी है 15, यानी कि एक दिन वो 15 काम करता है, और 120 काम को लगातार अकेले करेगा तो वो 8 दिन में पूरे काम खत्म कर देगा। इसे कहने का ये मतलब है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया होगा, ये मैंने कैसे बनाया है। बीच की जो वैल्यू है बीच वाली, ये यहाँ पे क्या था, 8 था ना, इन तीनों का एलसीएम लेके यहाँ आता है, कुल कार्य निकलता है, और जब कुल कार्य निकल जाता है उसको उनके डेज से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें क्या निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है। कार्य को जब भाग करते हैं टाइम से क्या निकलती है, एफिशिएंसी। और इसी का व्युत्क्रम कर दिया जाए, अगर कार्य को भाग करेंगे एफिशिएंसी से तो क्या निकलेगी, टाइम। इसका हमें यूज़ है आगे। ठीक है, इसको याद रखना है। मैं इसको साइड में कहीं पे लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्य बटे समय बराबर क्षमता। और या फिर अच्छा इसको बनाते हैं बॉक्स, ये एक अलग चीज़ है, और ये दूसरी चीज़ क्या, इसको अलग प्लस लिख देता हूँ मैं। कार्य, अच्छा यहाँ पे कार्य बटे क्षमता एफिशिएंसी इक्वल टू समय। मतलब अगर हमें समय निकालना है तो कार्य को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, और अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो कार्य को हम समय से भाग कर देंगे। बस इसका इतना ही रिलेशन है, समय और कार्य का और एफिशिएंसी का इतना ही रिलेशन है, और हमें यही जानना है। हम अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, यहाँ पे हमें सी की चाहिए, बी की तो बता रखी है। बी प्लस सी कितना है, 30। बी प्लस सी कितना देखा है, 30। और हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो बी की जगह पर 15 रख देंगे,
बी की जगह पर हमने रखा 15 प्लस सी ऐसे के ऐसे ही, और ये 30। 15 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 15। ये पहले प्लस का था, राइट में आके माइनस हो गया, तो 30 में से 15 गया तो बचा क्या, सॉरी 15 बचेगा, बचा यहाँ पर 15। यानी कि सी की भी एफिशिएंसी कितनी है अलग से, अगर सी की अकेले देखी जाए एफिशिएंसी तो वो क्या है 15। अब मैं यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी एक साथ ले लेता हूँ। ए बी सी की क्षमता, ए बी और सी इनकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 8, बी की 15, सी की भी 15। 8, बी की कितनी 15, सी की हमने कितनी निकाली यहाँ पे अभी 15। अब हमारा आसान हो जाएगा यहाँ पे सवाल, इसका हमें बस काम था, ये हमने निकाल लिया, हमारा काम सब खत्म हो जाएगा। अब देखो सवाल में क्या कहा गया था, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में करते हैं। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स दिन में करते हैं, एक्स क्या टाइम है, और हमें बताया एक्स क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, टाइम है। और टाइम की वैल्यू क्या बता रखी है हमने, टाइम कैसे निकालते हैं हम, यही बताया था मैंने, कार्य को भाग करते हैं किससे, एफिशिएंसी से, कार्य बटे एफिशिएंसी। कार्य कितना है टोटल 120 है, 120 है कुल काम, है ना, हमें पता है यहाँ पे 120 कितना है, अच्छा कुल काम कितना 120 है। और एफिशिएंसी एक्स किसकी बताइए इसने, ए और सी की, ए और सी मिलकर उस काम को एक्स दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता जोड़ देंगे नीचे, ए की क्षमता कितनी 8, सी की क्षमता कितनी 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 बटे 23, हमें इसे गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताया, वाई, ए और बी मिलकर उसे वाई दिन में पूरा करते हैं, दिन में पूरा करते हैं, मतलब दिन क्या होता है, टाइम होता है, यानी कि वाई क्या है, एक टाइम है, वाई भी टाइम है, वाई क्या है, वाई भी टाइम है। और टाइम कैसे निकलता है, अभी हमने देखा यहाँ पे, कार्य को उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देते तो हमें समय मिल जाता है, कार्य यानी कुल कार्य बते क्या एफिशिएंसी, और कार्य हमें पता है 120 है, एफिशिएंसी किसकी किसकी बताइए वाई के अंदर, वाई में एफिशिएंसी बताई किसकी किसकी, ए और बी की, ए और बी की, ए की एफिशिएंसी कितनी 8, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, बी की कितनी है 15 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 120 बटे 23। लेकिन सवाल में हमसे ये भी नहीं पूछा एक्स वाई, हमसे पूछा एक्स बटे वाई, सवाल पढ़ेंगे अगर हम तो पूछा हमसे क्या एक्स बटा वाई का मान बताओ, ये पूछा। तो हम क्या करेंगे, एक्स जो निकालना है ऊपर रख देंगे, वाई जो निकालना नीचे रख देंगे, निकल जाएगा एक्स बटे वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू ऊपर वाई की वैल्यू नीचे। एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने 120 बटा 23, 120 बटा 23, वाई की वैल्यू क्या निकाली 120 बटा 23। जब इसको डिवाइड करेंगे काटेंगे तो 130 ये पूरा कट के क्या जाएगा 1, और यही हमारा क्या है आंसर। क्या हम चेक करें अपने ऑप्शन को, हाँ हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया है 1, जो कि हमारा है ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये 11वां क्वेश्चन था, अगला है 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसा होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी लेकिन 90 डिग्री कोण पर नहीं होगा, ठीक है। एक तरीके से एक स्क्वायर को थोड़ा साइड से चिपटा कर देते हैं, उसका एंगल साइड का चेंज कर देते हैं तो बनता है हमारे पास समचतुर्भुज, जिसे कहते हैं रोम्बस। कह रहे हैं इसके विकर्ण की लंबाई है वो 2a, दूसरा विकर्ण जो है वो 2b, ठीक है। एक विकर्ण अगर हम इसे यहाँ से यहाँ माने, इसका नाम पूरे को रखा है क्या, इसकी लंबाई है 2a, और अगर दूसरा विकर्ण हम देखें यहाँ से यहाँ होगा, मिनट थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसका नाम क्या रखा है इसने 2b, 2b, पूरे की लंबाई 2b है। और रोम्बस की एक खास बात होती है कि ये अपने विकर्ण को 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटने के साथ साथ अपने विकर्ण को दो
बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा बराबर होगा इसके और ये वाला हिस्सा बराबर होगा इसके। तो अब जो है ये जो विकर्ण जो हमने इसको दो बराबर भागों में काट रहे हैं, तो ये आधी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, 2b नहीं होगी, वो सिर्फ क्या हो जाएगी, b। इस आधी लाइन को हम बोलेंगे क्या, b। और जो रेड वाला जो विकर्ण मैंने बनाया था, उस विकर्ण का जो ये आधा हिस्सा हो जाएगा, ये 2a का आधा सिर्फ a हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको काट के यहाँ अलग अलग बनाऊँ, इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है। नीचे वाली ये जो भुजा है, ये तो इस रोम्बस की भुजा है ये वाली, और ये आधा विकर्ण और ये आधा विकर्ण। ठीक है, मैं इसको बिठा देता हूँ। और यहाँ पे कौन कौन सा मतलब 90 डिग्री का समकोण बनता है। तो एक तरीके से यहाँ दिख नहीं रहा कि समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा क्या नाम है, ये बी है और ये ए है। और हमें क्या पता करना है, ये पता करेंगे तभी तो हम इसका परिमाप बता पाएंगे। क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, विकर्ण दिया हुआ है और पूछा इसका परिमाप। परिमाप क्या करेंगे, सारी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो पहले एक भुजा की लंबाई मिले तो इसका मतलब वो सारी भुजा बराबर बराबर होती है। रोम्बस में यही होता है, हमें पता है। तो रोम्बस यानी कि जो समचतुर्भुज है इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो इस भुजा की लंबाई में पता करनी है। ये कैसे निकलता है, ये एक तरीके से क्या कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो कर्ण कैसे निकलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ, कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a दोनों तरफ से अगर हम अच्छा कर्ण का भी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम कर्ण का स्क्वायर को यहाँ से हटा के इस नंबर पर ले आए तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण, और ये कर्ण क्या है, इस रोम्बस की भुजा है। तो हम कर्ण की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भुजा। इसकी भुजा इस रोम्बस की भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा है। और जब समचतुर्भुज की एक भुजा हमें मिल गई है, यानी कि सब भुजा सेम ही होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 बार जोड़ देंगे। चारों बराबर होता है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 बार जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, नीचे आ गया, 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 4 बार जोड़ेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बार हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या आएगा, ये हमारा वैल्यू क्या है, ये परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। ये सेम परिमाप वैसे ही है 4a जो होता है वर्ग का, यानी कि 4 बार गुना कर दो उस a को, यानी उस भुजा को। तो ये भुजा हमने निकाली, 4 बार गुना कर दिया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 4 गुना a, लेकिन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। और अगर इसको हम अपने ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करें तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो सवाल क्या कह रहा है, समीकरणों 2x प्लस 3y इक्वल टू 77 को 3x प्लस 2y इक्वल टू 73 को संतुष्ट करने वाली x और y के मान को बताना है। मतलब x और y के मान क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 77। दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 3x ये वाली प्लस
2y इक्वल टू 73। एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन से बार बार उठाएं, एक्स की जगह पर एक्स रखें, वाई की जगह पर वाई रखें, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। ठीक है, तो फिर भी अगर करें तो आ जाएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स है इसमें वाई है, इसमें एक्स है इसमें वाई है, दोनों में है, हम किसी एक को ना सेम कर लेंगे, या तो एक्स को सेम कर लेंगे या तो वाई को सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे, अगर मान लो एक्स को सेम कर दें तो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में 3 है, हम यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में पूरे में करेंगे, लेकिन 2x प्लस 3y इक्वल टू 77, और ऊपर x में क्या मल्टीप्लाई है 2, तो नीचे वाले को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू नीचे में क्या वैल्यू है 3x प्लस 2y इक्वल टू 73। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा क्या, 3 दूनी 6x प्लस का प्लस 3 दिया 9y इक्वल टू में 77 दिया 77 मल्टीप्लाई 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 23, 300 सॉरी 231। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 दूनी 6, 6x प्लस का प्लस 2 दूनी 4, 4y इक्वल टू में 73 गुना 2, 3 3 6 7 14। ठीक है, 100 कितना 46। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। हमें 2 इक्वेशन मिली है, ये और दूसरी इक्वेशन ये। इन दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, देखते हैं। 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को घटाने पर ये मैं बस लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने करा क्या है। तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 231, 6x प्लस 4y इक्वल टू 146। घटा रहे हैं तो ये प्लस का माइनस खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 9 में से 4 गया तो बचा 5y इक्वल टू 231 में से 146 जाएगा तो क्या बचेगा 231 माइनस 146। ठीक है, ये बचा 2, 10 में से 6 गया तो 5, ये बचा 1, 8 4 12, ये बचा 85 85, और 5 को कर देंगे नीचे अगर भाग में तो y इक्वल टू 85 बटे 5 इक्वल टू में 5 एकम 5 और 6 7 8 5 सत्ते 35। y की वैल्यू कितनी आ गई 17, y की वैल्यू आ गई 17। हमें x और y में से एक वैल्यू तो मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो फर्स्ट वाले समीकरण में या सेकंड वाले में। तो मैं फर्स्ट वाले समीकरण में रखना चाह रहा हूँ। फर्स्ट समीकरण क्या है, y का मान फर्स्ट समीकरण में रखेंगे तो पहला समीकरण ये है हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 6x प्लस 4y, y की जगह पर लिख देते हैं क्या 17 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, और इक्वल टू में क्या 231। इसे सॉल्व करेंगे, 17 चौके 4 सत्ते 28, 4 कम 4 4 2, 7 28, 4 कम 4 5 6 68 इक्वल टू 231, और यहाँ पे क्या 6x प्लस, इसको ले जाएंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा 68 को, तो बचेगा 6x इक्वल टू 231 माइनस 68। तो 68 से घटाने पर हमें क्या मिलेगा, एक मिनट कुछ गलती हो रही है, इक्वेशन ही गलत लिख दिया। ये इक्वेशन मैंने लिखा जबकि ये इक्वेशन तो मल्टीप्लाई करके बना था, हमें रियल वाला इक्वेशन लिखना था जो यहाँ पहले दिया था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है ये है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको मिटा देता हूँ। और उसमें हम
अपनी y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट थी 2x + 3y = 77। 2x + 3y = 77। अब y की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 17। 2x ऐसे कैसे +3 × y की जगह पर 17 = 77। 17 51 प्लस में क्या 2x इक्वल में क्या 77। 51 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 2x = 77 - 51, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 26। इस साइड बचेगा 2x, x की वैल्यू क्या आएगी 26/2, ये कटेगी तो क्या आएगा 13, यानी x की वैल्यू क्या 13। तो x की वैल्यू कितनी आई है 13 और y की वैल्यू कितनी आई है 17। x 13 y 17, x 13 y 17 कौन सा ऑप्शन में है 13 17 एक ही ऑप्शन है। यहाँ से हमें मिल गया आंसर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन इस वीडियो की सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने TRE 1 2 3 के सारे प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन करवाए थे। इसके बाद मैं थ्योरी क्लास करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद वीडियो आएगी, बिल्कुल थ्योरी वीडियो आएगी। इन पेपर के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए उन सारे क्वेश्चन के बेस पर मैं बहुत पहले से ही ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सबसे पहले शुरू करूँगा उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाना, और जो कम पूछे जा रहे हैं फिर उनके बाद बारी बारी इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उन टॉपिक की मैं वीडियो क्लास लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है क्या 2 ब्रैकेट में 467 प्लस में 359 का स्क्वायर माइनस में 2 × 467 × 359 डिवाइड है 467 का स्क्वायर प्लस में 359 के स्क्वायर से, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू दिखाई दे रही है, ये एक तरीके से ऐसा दिख रहा है a² a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसमें कि ये वाली वैल्यू जो है क्या, कौन सी वैल्यू 467, इसको a है, इसको a कह सकते हैं, और दूसरी जो है वैल्यू कौन सी 359, इसको हम b कह सकते हैं। तो दो वैल्यू मिली है a की और b की, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर अरेंज करें तो क्या कहलाएंगे। हाँ, पूरे इक्वेशन लिखते हैं। पहले 2 आ रहा है, तो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इस इक्वेशन में लिखेंगे a² + b² + 2ab के हिसाब से। a क्या है 467, यानी कि 467 का स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस b², b क्या है 359, यानी कि 359 का स्क्वायर, ये हो गया b² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2 × a मतलब 467 × b यानी कि 359, और उसके साथ में यहाँ पे क्या माइनस में ये -2 × 467 × 359, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे 467 के स्क्वायर से प्लस 359, 467 के स्क्वायर प्लस 359 के स्क्वायर से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पर ये क्या अलग से हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में है और ये वैल्यू 1 है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में। चलो अभी इसको ध्यान में देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कट रही हैं, क्या कट रही हैं उसे हम देखते हैं। वो ये ब्रैकेट का हटा दिया। ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे एक वैल्यू है यहाँ पे प्लस में +2 467 × 359,
दूसरी वैल्यू है माइनस में 467 इंटू 359, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पूरी कट जाएगी। तो बचेगी क्या यहाँ पे, ऊपर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 467 का स्क्वायर प्लस 359 का स्क्वायर, डिवाइड में क्या बचेगा 467 का स्क्वायर प्लस 359 का स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम डिवाइड करें तो 467 का स्क्वायर प्लस 359 का स्क्वायर कट जाएगा 467 का स्क्वायर प्लस 359 का स्क्वायर, तो बचा यहाँ पर क्या, सिर्फ 2, क्या बचा, 2 बचा, तो यही हमारा आंसर है। आंसर नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और हमारे पे यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। ये वीडियो कंप्लीट करती है टीआरई 1, 2 और 3 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारी प्रैक्टिस सॉल्व करवा के मैं करवा रहा हूँ। अब जो मैं वीडियो करवाऊँगा, मैं एक वीडियो लाऊँगा एक एनालाइज करके वीडियो, कि इन वीडियोज़ में क्या क्या मैंने सॉल्यूशन करवाया, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ से आए और कौन कौन से टॉपिक्स आए, और फिर मैं उसके बाद शुरू करूँगा इसका एक वीडियो कोर्स, फ्री कोर्स, जिसमें कि टॉपिक वाइज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, और हर टॉपिक से, हर एक टॉपिक से हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो भी, और बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम में भी जो पूछे जाते हैं वो भी। तो आपको एक काम करना है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे वो वीडियो ना छूटे, आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि अगर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और इस वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू।